I'm about to teach you now is solely focused on political economy of Pakistan. In this lecture, after the midterm, which is supposed to be our lecture one, we are going to discuss about economic development in Pakistan, a brief history from 1947 to 1997. And what I'm going to do is, because I'm going to set the pace for the upcoming lectures, we are going to introduce the topic in detail and we are going to discuss some concepts which will be very useful in the upcoming lectures. So, the topic of this lecture may also continue in the lecture 2. Achaji, moving on, while introducing this topic, we are going to discuss the overview about how Pakistan has economically developed over the years. How can one claim that Pakistan is doing economically better than it was in 1947? What are the indicators of economic growth in a state? जनरल इंडिकेटर्स की हम बात करेंगे. There are 6 indicators जो हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे आज. फिर उसके अलावा जो है we are going to analyze the economic growth in Pakistan from 1947 to 1997 first 50 years के अंदर किस तरह से एक जनरल ओवरव्यू देंगे और फिर आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे. देन वी आर गोइंग टू डू द एनालिसिस ऑफ व्हाट आर द चैलेंजेस पाकिस्तान इज लाइकली टू फेस इन द 21st century. नाउ प्लीज ऑल ऑफ यू फोकस ऑन द लास्ट बुलेट. ये जो एनालिसिस है ये हम तब करेंगे जब हमारा ये सारा 1997 से 1947 से 1997 की सारी जो डेवलपमेंट्स हम एक दफ़ा रिव्यू कर लेंगे. अच्छा जी, मूविंग ऑन. Before I go into the details, we are going to discuss in detail some very basic concepts related to economic growth in a country. The first concept is per capita income or PCI. Per capita income is also known as the average income, which is measured as the average income which is earned in a given year in a specified year. By a person in a specified year. It is calculated by dividing the total national income with the number of the people. Let's suppose अगर आपकी population जो है वो 22 करोड़ है, ठीक है, और आपके यहाँ जो है वो you are earning कह लें आप you are earning hypothetically speaking 50 करोड़ नेशनल इनकम है आपकी. टोटल सम टोटल जो है 50 करोड़ है एक साल के अंदर एज ए नेशन कमा रहे हैं, तो उसको आप डिवाइड करेंगे बाय द टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन. 22 करोड़ से उसको आप डिवाइड करेंगे तो आपका पर कैपिटा इनकम आ जाएगी. एवरेज इनकम आ जाएगी किसी भी एक पाकिस्तान किसी हर एक एवरेज पाकिस्तानी की, एक आम पाकिस्तानी शहरी की जो एवरेज इनकम है वो आप इस तरह से निकाल सकते हैं. और वी कैन से दैट पीसीआई इज द नेशनल इनकम व्हिच इज डिवाइडेड बाय द पॉपुलेशन साइज, सिंपल टर्म्स के अंदर. अच्छा जी, आपकी जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, जो आपकी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है जो मैं कह रही थी, इट इज डिफाइंड एज एन एस्टिमेट ऑफ द टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ कंट्री इन अ गिवन ईयर. कि आपकी जो मॉनेटरी का मतलब होता है सरमाए के लिहाज से, पैसों के लिहाज से जो आपकी वैल्यू है सारी गुड्स और सर्विसेज. जैसे मैंने कहा था पहले भी हमने डिस्कस किया था, गुड्स का मतलब ये है कि आपकी कोई एक फिनिश प्रोडक्ट आपको मिल जाती है. सर्विस का मतलब ये है कि आपको वो पूरी प्रोडक्ट आपके लिए असेंबल करके आपको बना के दी जाती है. बार बार मैंने एक एग्जांपल दिए, लेमेंस एग्जांपल. फॉर एग्जांपल एक बॉल पॉइंट है, दैट इज़ अ फिनिश्ड प्रोडक्ट दैट इज़ कंसिडर्ड टू बी अ गुड. और उसको बनाने के अंदर अगर आप उनसे कहते हैं जी कि आप हमें फैक्ट्री लगा दें, हमें बंदे भेज दें जो सिखाएं कि बॉल पेन कैसे बनता है, तो उसका मतलब ये है कि आप सर्विसेज ले रहे हैं. सेम गोज विद आपका जो टेली कम्युनिकेशन है. आपने सुना होगा सार्फिन के लिए हम सहूलियात अपनी प्रोवाइड करें, हम अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, वी आर प्रोवाइडिंग देम विद गुड सर्विसेज. तो इसका मतलब ये है कि आपके यहाँ ये पूरी जो चीज़ आप खुद नहीं कर पाते वो आप आउटसोर्स कर देते हैं, वो आपको सर्विस देते हैं और उसका पूरा जो है वो आपसे सरमाया वसूल करते हैं. ठीक है, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को कहा यह जाता है कि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के अंदर जितनी भी चीज़ें आपने बनाई हैं, जितनी भी चीज़ों की आपने सहूलियात प्रोवाइड की हैं अपनी कंट्री के अंदर, लोकल लेवल के ऊपर, एक साल के अंदर अंदर, ठीक है, उसका जो उसका जो एस्टिमेट है पैसों के हिसाब में कि आप कितना बिजनेस किया है आपने, कितनी गुड्स बनाई, कितनी सर्विसेज बनाई, इसको आप जीडीपी कहते हैं. ठीक है जी. दूसरी चीज़ है आपका ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट.
जो आपकी जीएनपी है, इसको ब्रॉड इट इज द ब्रॉड मेजर ऑफ नेशंस टोटल इकोनॉमिक एक्टिविटी। नेशनल लेवल के ऊपर आपने क्या किया है, डोमेस्टिक लेवल है आपका, लोकल लेवल। नेशनल का मतलब है कि एज ए नेशन आपने कितने पैसे कमाए। अब नेशन सिर्फ किसी एक जोग्राफिकल बाउंड्री के अंदर कन्फाइंड नहीं है। आप अगर यूएस में भी बिजनेस करने चले जाएंगे तो यू विल बी कंसिडर्ड एज अ पाकिस्तानी रेजिडेंट और अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान और नेशनल ऑफ पाकिस्तान विच इज़ देयर फॉर देयर बिजनेस। और जो आप पैसा वहाँ से कमा रहे हो तो ऑब्वियसली जब आप मुल्क में वापस आएंगे तो उसका कुछ हिस्सा आप मुल्क को भी देते हैं। तो नेशनल लेवल के ऊपर आपकी किस तरह से प्रोडक्शन हुई है, सम टोटल क्या है। ग्रॉस का मतलब होता है सम, टोटल, टोटल वैल्यू। ठीक है जी। इट इज़ द ब्रॉड मेजर ऑफ नेशंस टोटल इकोनॉमिक एक्टिविटी। It is the value of all finished goods and services produced in a country in 1 year by its nationals, residents or citizens. Further, GDP का और GNP का क्या डिफरेंस है वो जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है ये it is the aggregate market value of output that is final goods and services produced within the territorial limits of the country. कि आपकी जो टेरिटरी है, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की टेरिटरी के अंदर आपने क्या गुड्स दिए, क्या सर्विसेज दिए, आपने क्या सहूलतें प्रोवाइड की, उससे आपने कितना पैसा अर्न किया एक साल के अंदर अंदर, उसको कहा जाता है जीडीपी। ऑन द अदर हैंड जीएनपी का डिफरेंस ये है कि वो कंट्री के रेजिडेंट जो बिजनेस कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो किसी एक ही, वो ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ पाकिस्तान की टेरिटरी के अंदर कर रहे हो। दे कैन बी लिविंग एनीवेयर, बट एज लॉन्ग एज दे आर होल्डिंग अ पाकिस्तानी पासपोर्ट और दे कंसिडर देमसेल्व्स टू बी द पाकिस्तानी सिटीजन, तो वो जो भी पैसा अर्न कर रहे हैं वो आपकी नेशनल प्रोडक्ट का हिस्सा समझा जाएगा, वो सम के अंदर ऐड किया जाएगा। एग्जाम्पल मैंने मेरा ख्याल है पहले भी दी होगी कभी, अभी मैं फिर दे देती हूँ। जीएनपी की एग्जाम्पल आप बेस्ट ले सकते हैं आपके जो लोकल ब्रांड्स हैं जिनकी आउटरीच अब इंटरनेशनल लेवल के ऊपर हो चुकी हुई है, इंटरनेशनल लेवल तक हो चुकी हुई है। जैसे मैं कपड़ों की एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे आपका खादी है, इट हैज़ इमर्ज्ड आउट टू बी अ ब्रांड जो कि लोकली भी कमा रहा है और इंटरनेशनली भी कमा रहा है। तो दैट जो भी वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बिजनेस करते हैं, वहाँ से जो पैसा आ रहा है आपके मुल्क के अंदर, दैट एड्स इनटू द नेशनल प्रोडक्शन ऑफ योर कंट्री या ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट ऑफ योर कंट्री। ठीक है जी। अच्छा जी। इट इज़ हैविंग सेड दैट GDP is a concept which is geographical as it focuses on what has been produced within the geographical boundaries of the state. On the other hand, जो GNP का concept है, it is residential, क्योंकि ये कवर करता है वो प्रोडक्ट जो कि ओन और प्रोड्यूस की जाती हैं कंट्री के रेजिडेंट्स से। रेजिडेंट्स उसको प्रोड्यूस करते हैं, कंट्री के सिटीजन या उसके नेशनल्स उसको प्रोड्यूस करते हैं। इट टेक्स इनटू अकाउंट फॉरेन एक्सचेंज, जो मैंने कहा ट्रेड आपकी फॉरेन कंपनीज इन अकाउंट फॉरेन एक्सचेंज, ट्रेड फॉरेन कंपनीज जो भी हैं आपकी, वो जो चीज़ आपकी ट्रेड के हवाले से जो आपके यहाँ पैसा आ रहा है, फॉरेन कंपनीज जो आपके मुल्क के अंदर आके पैसा जनरेट करनी है, ऑब्वियसली वो टैक्सेस आप उनके ऊपर भी अप्लाई करते हैं, वो आपको भी पैसा देती हैं। तो वो जो सारी चीज़ें हैं वो इन्वॉल्व होती हैं आपकी जीएनपी के अंदर। जीडीपी कैन बी कैलकुलेटेड एज पब्लिक एंड प्राइवेट कंजम्पशन। कंजम्पशन ये है कि आपकी यूटिलाइजेशन कितनी है, आप कितनी कोई चीज़ यूज़ करें, कंज्यूम करें। इन्वेस्टमेंट, कितनी इन्वेस्टमेंट हो रही है, गवर्नमेंट आउटलेस कितने हैं उसके अंदर, गवर्नमेंट का क्या शेयर है, और नेट एक्सपोर्ट्स या जो चीज़ें बाहर भेज रहे हैं वो कितनी है। इन सबको आप ऐड करते हैं तो जीडीपी बन जाता है। जीएनपी को आप कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, जीडीपी आप जीएनपी को आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि आप ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अंदर से नेट फैक्टर इनकम, जो कि बाहर से पैसा आपका आ रहा है, उसको अगर आप माइनस कर दें जीडीपी के अंदर से तो आपके पास जीएनपी आ जाता है। ये थोड़ी टेक्निकल चीज़ है। अच्छा जी। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है, ये प्रोडक्टिविटी इसकी जो मेजरमेंट है वो डोमेस्टिक लेवल की है, लोकल लेवल की। ऑन द अदर हैंड जीएनपी की जो प्रोडक्टिविटी मेजरमेंट है वो इंटरनेशनल लेवल की, लेवल्स दोनों के डिफरेंट हैं। जीडीपी emphasizes on production within countries' boundaries. On the other hand, GNP emphasizes on production by countries' residents in irrespective of the location of the production. Irrespective कि वो कहाँ से produce कर रहे हैं और कहाँ उसको बेच रहे हैं. As long as they are countries' residents, the money they are making outside of their country also gets add up into the national product या sum total of your nation. नेशनल इकोनॉमिक ग्रोथ। फिर जो आपका जीडीपी है, इंक्रीज
in the GDP indicates strength and health of a country's economy. On the other hand, increase in GNP indicates that the contribution of the residents of the state towards the growth of economy, कि आपके residents कितना ज़्यादा contribute कर रहे हैं. In order to understand कि कहीं पे भी economic development या economic growth जो है उसको आप measure कैसे करेंगे, experts and scholars have devised some sort of criteria for measuring that economic growth and development inside a country. सबसे पहले जो criteria है वो ये कि increase in the per capita income is considered to be one criteria or one basic indicator जो कि ये इस चीज़ की तरफ निशानदेही करता है कि किसी भी स्टेट की जो इकोनॉमी है वो ग्रो कर रही है या इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है. पाकिस्तान की इनिशियल 50 इयर्स में टाइम स्पैन 1947 से 1997 तक का, उसके अंदर कहा यह जाता है कि पर कैपिटा इनकम जो है, पर कैपिटा इनकम मैंने जैसे कि पहले डिस्कस किया कि आपकी जो पॉपुलेशन है उसकी एवरेज इनकम क्या है एज अपोज टू योर नेशनल लेवल के ऊपर जो आपकी इनकम है उसमें से एक एवरेज बंदा कितने पैसे कमा लेता है. तो कहा यह जाता है कि ये जो पर कैपिटा इनकम है, एवरेज एक इंसान की जो इनकम है वो 3 गुना बढ़ गई एज कम्पेयर टू व्हेन पाकिस्तान वाज एस्टेब्लिश. मतलब पहले 50 साल के अंदर पाकिस्तान की जो पर कैपिटा इनकम है, ये जो एवरेज इनकम है किसी भी एक पाकिस्तानी की, उसको ये कहा जाता है कि 3 गुना वो इंक्रीज की या वो ज़्यादा हुई. अगर इस क्राइटेरिया से हम देखें या इस इंडिकेटर को देखें तो ये कहना गलत नहीं हुआ कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन जो है उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो बेहतर हुआ है इन दीज फर्स्ट 50 years of the establishment of Pakistan. Economic terms में भी material terms में भी. When Pakistan got independent तो वो रुपीस की जो क्या कहना चाहिए रेशो है या लोगों की जो कमाई है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लग गई. अच्छा अब आप देखें 1997 के अंदर 60 रुपये की वैल्यू उतनी नहीं है. पीपल आर अर्निंग मोर. एवरेज जो इनकम है किसी भी बिजनेसमैन की, किसी भी इवन आपके जो सरकारी मुलाजमीन है उसकी बहुत ज़्यादा हो चुकी है. ठीक है जी. अच्छा जी, अब इसमें ये है कि वाइस वर्सा लाइकवाइज जो 1947 के अंदर पर कैपिटा इनकम थी उससे 1997 की इनकम को यहाँ भी आप कंपैरेटिवली 21st सेंचुरी के अंदर जो आपकी इनकम ग्रोथ है या आपकी पर कैपिटा इनकम है उसको अगर आप कंपेयर करें तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है. सेम गोज फॉर द लिटरेसी रेट. पहले लोग बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते थे. अब आप देखें इन पाकिस्तान इनिशियली 1947 के अंदर मैट्रिक वाज कंसिडर्ड टू बी समथिंग व्हिच वाज अ माइलस्टोन. किसी ने बीए किया होता था तो उसको हाईली एजुकेटेड समझा जाता था. ठीक है. और मास्टर्स कोई लोग कर देते. अब आप कंपैरेटिवली देखें बाय द एंड ऑफ 20th सेंचुरी या 21st सेंचुरी आपके यहाँ देयर इज अ लॉट ऑफ रेशियो ऑफ द पीपल हु हैव डिड their MSc or the students who are doing their BS which is equivalent to MSc or the students who are enrolling for MPhil and PhD degrees. तो जो लिटरेसी रेट है वो भी आपने इम्प्रूव किया है. लोग अब ज़्यादा जो है वो पढ़े लिखे हैं, डिग्रीज हासिल करना चाहते हैं. इसको भी कहा जाता है कि एक इंडिकेटर है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का या इकोनॉमिक ग्रोथ का किसी भी कंट्री की. अच्छा जी, फिर क्या बात है, ये भी कहा जाता है कि इट इज़ सिग्निफिकेंट टू एक्सेस द एक्सपेक्टेड पोटेंशियल की नंबर्स इंडिकेटर्स ऑफ द कंट्री. जब आप देखते हैं ना कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, लिटरेसी रेट जो है इम्प्रूव कर रहा है, पर कैपिटा इनकम इंक्रीज कर रहा है, तो उससे आपकी निशानदेही करती है ये सारी चीज़ें. इन सारी चीज़ों के अंदर इंक्रीज इस चीज़ का की अलामत है कि आपकी कंट्री जो है इवेंचुअली यहाँ इट्स स्लोली एंड ग्रेजुअली इट्स इकोनॉमी इज मूविंग. फॉर एग्जाम्पल अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ज़रूरी नहीं है कि जो आपका ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट रिकॉर्ड हुआ है किसी भी ईयर का वो कम्प्लीटली आपकी कंट्री के पोटेंशियल को जस्टिफाई करता. फॉर एग्जांपल अगर आपके यहाँ जीएनपी ग्रोथ जो है वो 6% थी और आप इसको कंसिडर कर रहे हैं कि बेहतर है, बट हो सकता है कि आपकी कंट्री का जो पोटेंशियल है या आपकी कंट्री के अंदर जो कैपेसिटी है नेशनल प्रोडक्शन को बढ़ाने की वो उससे कहीं ज़्यादा हो जो आपकी किसी भी एक ईयर के अंदर जो हमने हाइपोथेटिकली स्पीकिंग 6% कहा है. हो सकता है कि आपकी कैपेसिटी जो है वो 20% की हो बट आप अपना पोटेंशियल पूरा जो है वो यूटिलाइज ना कर रहे हो एज अ स्टेट ड्यू टू सम कंस्ट्रेंट्स विच आर ऑलवेज प्रेजेंट व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमिक अफेयर्स. अच्छा जी, एग्जाम्पल जो मैं दे रही थी वो ये कि हो सकता है कि आपकी जीएनपी ग्रोथ जो है वो 6% हो किसी भी ईयर की, लेकिन आपका पोटेंशियल जो है वो अचीव करने का 8 या 9% हो या फॉर दैट मैटर 20% हो कि आप वहां तक स्ट्रेच कर सकते हो अपनी नेशनल प्रोडक्शन को. सो इन दीज टर्म्स 6% जीएनपी मीन्स दैट द स्टेट हैज एन अनफुलफिल्ड पोटेंशियल एंड एक्सपेक्टेशंस.
आपका पोटेंशियल जो है अनटैप्ड है, अनफुलफिल्ड है, और आपकी एक्सपेक्टेशन जो है वो और ज्यादा आपकी कंट्री से हैं जो कि इंक्रीज नहीं हुए, जो कि सॉरी फुलफिल नहीं हुए। पाकिस्तान इसकी बेस्ट एग्जांपल है। अब कहा ही जाता है कि इट्स अ लैंड जहाँ पे आपका हर तरह का सीजन है, जहाँ पे टूरिज्म की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, जहाँ पे जो है वो लोकल बिजनेस के फ्लरिश करने की बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जहाँ पे लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, जो थोड़े से मीन्स के अंदर बहुत ज़्यादा अपने थोड़े से वसाइल के अंदर बहुत ज़्यादा अपने बिजनेस को या अपने काम को बढ़ाना चाहते हैं, हुनरमंद लोग हैं, मेहनती लोग हैं। बट आपकी जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन है वो अनफॉर्चुनेटली इतनी ज़्यादा इंक्रीज नहीं की जितना आपकी कंट्री के अंदर पोटेंशियल है। तो इस तरह की स्टेट्स को जो कि उनके बारे में कहा ही जाता है कि ये स्टेट जो हैं यहाँ पे अनफुलफिल्ड पोटेंशियल ही है, इनकी इनसे एक्सपेक्ट और भी ज्यादा किया जा सकता है, या इनका एक एस्टिमेटेड सक्सेस रेट या इकोनॉमिक ग्रोथ का रेट जो है या उसकी अचीवमेंट का रेट जो है वो बहुत ज्यादा है, बट दे आर समवेयर नॉट फुलफिलिंग दैट पोटेंशियल। अच्छा जी, मूविंग ऑन। दूसरा क्राइटेरिया क्या हो सकता है? क्राइटेरिया दूसरे लेवल पे हो सकता है कि आप कंपेयर करें एक स्टेट को केस बना के दूसरी स्टेट्स के साथ जिन्होंने एक एक ही टाइम में जो स्टेब्लिश हुए हैं और जिनके सर्कमस्टेंसेस तकरीबन एक ही तरह के हों। इसमें यह है कि आप एक स्टेट की इकोनॉमिक अचीवमेंट को, इकोनॉमिक ग्रोथ को दूसरी स्टेट्स के साथ एक या दो या तीन या किसी भी ग्रुप के साथ कंपेयर करें तो तब भी आपको अंदाजा होता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर क्या किसी भी स्टेट की जो है वो अचीवमेंट है। आया वो स्टेट इम्प्रूव कर रही है, आया वो स्टेट जो है वो रिसेस कर रही है, उसकी इम्प्रूवमेंट कम है, इम्प्रूवमेंट पुअर है। For example, if 2 or 3 states started off with similar conditions 3 decades ago, 30 साल पहले की बात, डेकेड 3 डेकेड का मतलब है 30 साल। 30 साल पहले की अगर आप बात करते हैं, 3 स्टेट्स ने इकट्ठे स्टार्ट किया, एक ही टाइम पे वो एस्टेब्लिश हुई और सारी जो है वो अपने अपने लेवल के ऊपर बहुत ज्यादा ट्रिमेंडस इकोनॉमिक ग्रोथ को इंडिकेट करती हैं। तो उस केस के अंदर इट विल बी नेसेसरी टू डू अ कंपैरेटिव एनालिसिस कि आप देखें कि उन स्टेट्स को कंपैरेटिवली हर हर केस को आप कंपेयर करें दूसरे केस के साथ और देखें कि किसके यहाँ जो है वो पोटेंशियल कम था या पोटेंशियल ज्यादा, फिर भी उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो बेहतर नहीं है। एग्जाम्पल ज्यादातर जो कोट करते हैं स्कॉलर्स वो पाकिस्तान और कोरिया की। हम यहाँ पे रिपब्लिक ऑफ कोरिया की बात करें जिसको अब साउथ कोरिया भी कहते हैं, यहाँ पे दोनों स्टेट जो हैं उनको कंसिडर किया जाता है कि दोनों एक ही टाइम पे डेवलप हुई। उनकी ग्रोथ जो है वो 1960s के अंदर एक तरह की थी। दोनों ने जो है बहुत ज्यादा इंप्रेसिव इकोनॉमिक ग्रोथ को जो है वो मॉडल किया इनिशियल 4 डेकेड्स के अंदर, मतलब 1940 से लेके 50, 60, 70 तक की बात हो रही है कि उनकी जो ग्रोथ है उसको कहा जाता है कि बहुत ज्यादा अच्छी थी इकोनॉमिक ग्रोथ, बेस्ड ऑन कि उनका जीएनपी बहुत ज्यादा स्टेबल जा रहा था और ओवरऑल उनकी इकोनॉमी फ्लरिश कर रही थी, उनका हाँ लिटरेसी रेट जो है वो बेहतर जा रहा था। अच्छा जी, बट द सर्कमस्टेंसेस changed by the end of the 20th century जब कोरिया का जीएनपी जो है that was recorded to be 18 times greater than पाकिस्तान। So हम ये कह सकते हैं कि कोरियन इकोनॉमी ने इतना प्रोग्रेस कर लिया उन्हीं लिमिटेड रिसोर्सेज में रह के, उसी एक लिमिटेड टाइम फ्रेम में रह के। अच्छा जी, इस तरह से जब आप स्टेट्स को कंपेयर करते हैं तो उसका मतलब ये है कि जब आप एक ही तरह की हिस्ट्री देख रहे हैं, एक ही तरह का एस्टेब्लिशमेंट का टाइम पीरियड उनका देख रहे हैं, एक ही तरह का टाइम फ्रेम में उनको देख रहे हैं और फिर आप देख रहे हैं कि पोटेंशियल भी एक तरह का था, टाइम भी एक तरह का था, तो फिर कौन सी स्टेट जो है वहां पे इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा हुई और कौन सी कम हुई, उसकी बेस के ऊपर आप सक्सेस या फेलियर डिसाइड करते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो बढ़ी है या कम हुई है। तो इस केस के अंदर जैसे हमने डिस्कस किया, तीसरा क्राइटेरिया क्या है? तीसरा क्राइटेरिया है कि आप एग्जामिन करें कॉन्सिक्वेंसेस को या रिजल्ट्स को इकोनॉमिक ग्रोथ के किसी भी स्टेट के। अच्छा, अब इसके अंदर इंटरेस्टिंगली दो तरह के केसेस बनते हैं। एक केस है कि वहां पे हाई रेट हो इकोनॉमिक ग्रोथ का और आपको अपेरेंटली लग रहा हो वो कि वो कंट्री जो है वो रिच है या वो कंट्री जो है उसके पास पैसा ज्यादा है, वो कंट्री अमीर हो रहा है। दूसरे केस के अंदर आप देखते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ के जो रेट्स हैं वो लो हैं, यानी आपकी जो पर कैपिटा इनकम है वो डिक्रीज कर रहा है, इसका रेशो आपका जीएनपी जो है वो डिक्रीज कर रहा है, बट स्टिल जो है वहां पे सिचुएशन सोशल हवाले से वो बिल्कुल डिफरेंट है। अब इसके अंदर आगे जाके मैं दो एग्जांपल्स कोट करूंगी। केस ए के अंदर हम पाकिस्तान को डिस्कस करेंगे, केस बी के अंदर हम वियतनाम और क्यूबा को डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, केस ए, based on the per capita income या average income of the population, the growth rate is considered to be high economically, but the social growth is, मतलब आपकी इकोनॉमी जो है वो तो फ्लरिश कर रही है, आपका पर कैपिटा इनकम पीसीआई भी ज्यादा है, आपका जीएनपी भी ज्यादा है, लेकिन
पॉपुलेशन आपकी जो है वो पढ़ी लिखी नहीं है, अनएजुकेटेड है और अनहेल्दी है, ठीक है। सोसाइटी आपकी जो है वो उस तरह से फ्लरिश नहीं कर पा रही, प्रोग्रेस नहीं है, पैसा आ रहा है स्केल के ऊपर, बट अगर आप सोसाइटल कंडीशंस देखें तो वो डिटोरिएट हो रही हैं। वो आपके जो फैक्ट्स और फिगर्स हैं पर कैपिटा इनकम के, नेशनल प्रोडक्ट के, डोमेस्टिक प्रोडक्ट के, वो जो ईयरली रिकॉर्ड हो रहे हैं वो नंबर इम्प्रूव कर रहा है, वो नंबर बढ़ता जा रहा है हर साल। लेकिन सोसाइटी के लेवल के ऊपर जो फैसिलिटीज होनी चाहिए या जो आपकी पॉपुलेशन के अंदर प्रोग्रेस नजर आनी चाहिए वो नहीं आ रही। हेल्थ सेक्टर के अंदर, आपके एजुकेशन सेक्टर के अंदर। दूसरे केस के अंदर क्या होता है कि देयर आर कंट्रीज जहाँ पे इनकम ग्रोथ जो है वो लो है, बट जो सोशल और ह्यूमन कैपिटल है वो पढ़ा लिखा है, वो हेल्दी है, वो एजुकेटेड है। इस केस के अंदर पॉपुलेशन रिप्रेजेंट करती है प्रोग्रेस को, लेकिन इकोनॉमिक नंबर्स जो हैं वो डिक्लाइन शो करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर। तो ये जो दोनों केसेस हैं इसके अंदर अब आप देखें यही बात है कि क्राइटेरिया जो है वो रिलेटिवली हर स्टेट का डिफरेंट हो जाएगा। जरूरी नहीं है, जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, पहले जब आप देखते थे, आगे हम जाके इसके ऊपर भी थोड़ी सी बात करेंगे कि पहले इनिशियली अगर आप मिड 19th सेंचुरी की बात कर लें या एंड ऑफ द या अर्ली 20th सेंचुरी की बात कर लें, मिड 20th सेंचुरी की, एंड ऑफ द 20th सेंचुरी की बात कर लें, तो क्राइटेरिया जो है इकोनॉमिक ग्रोथ के वो चेंज होते रहे हैं। स्टेट्स इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी, रीजनल लेवल के ऊपर भी, इवन एट द लोकल लेवल, हर कंट्री का जो क्राइटेरिया है ग्रोथ को नापने का, ठीक है, पैमाना जो है वो चेंज होता रहा है। इसी केस ए और केस बी को अगर पाकिस्तान के ऊपर अप्लाई करें तो पाकिस्तान केस ए के अंदर इस तरह से आएगा कि पाकिस्तान के बारे में कहा यह जाता है कि इम्प्रेसिव इकोनॉमिक ग्रोथ हर साल, मतलब लेट्स सपोज अगर किसी एक साल जो है वो 6% जीएनपी था, पीसीआई जो है वो 5% था, तो अगले साल 8% हो गया, फिर उससे अगले साल 10% हो गया। इम्प्रूवमेंट आ रही है नंबर्स में, उससे आपको ये लगता है कि जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बहुत अच्छी जा रही है। लेकिन जब आप सोसाइटी की हालत देखते हैं या आप जो उसकी पॉपुलेशन की हालत देखते हैं वो डिक्लाइन की तरफ जा रही होती है। वहां पे ना आपके यहाँ लिटरेसी बढ़ी है, ना आपके यहाँ जो हेल्थ सेक्टर के अंदर पैसा जा रहा है, परफॉर्मेंस जो है वो पुअर है सोशल सेक्टर के अंदर। दूसरी तरफ जो स्टेट्स थी जिनके यहाँ नंबर्स इतने रिकॉर्ड नहीं हो रहे इकोनॉमिक टर्म्स के अंदर, लेकिन सोसाइटी उनकी बड़ी फ्लरिश करी है, उसके अंदर एग्जाम्पल हम दे सकते हैं वियतनाम के, क्यूबा की, जहाँ पे दे हैव अ लेस इम्प्रेसिव इकोनॉमिक ग्रोथ but have eradicated illiteracy and have a healthy population। वहाँ पे जो लिटरेसी रेट है दैट इज ऑलमोस्ट नियर टू 100% और हेल्दी पॉपुलेशन है उनकी, हेल्थ सेक्टर उनका बहुत ज्यादा फ्लरिश करेगा। सो मच सो कि वियतनाम और क्यूबा का जो हेल्थ सेक्टर है दोनों स्टेट्स का वो इतना ज्यादा डेवलप हो चुका है कि दैट कैन बी कंपेयर टू द हेल्थ फैसिलिटीज विच आर प्रोवाइडेड बाय द फर्स्ट वर्ल्ड स्टेट्स, जैसे आपकी जो सुपर पावर्स हैं या ग्रेट पावर्स हैं, यूएस हो गया, रशिया हो गया, चाइना, वहां भी जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज मिल रही हैं, इनके यहाँ हेल्थ केयर फैसिलिटीज बिल्कुल उनके स्टैंडर्ड्स के मुताबिक है। सो ये क्राइटेरिया बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंटली देखने की जरूरत है कि आप किस तरह से, किस पैमाने के ऊपर उसको नाप रहे हैं। चौथा जो क्राइटेरिया वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। All of the above is done at an expense of spending on social sector and for the welfare of people। ये बात मैंने डिस्कस कर ली। Then even the most dynamic economic growth becomes meaningless। जैसे कि आप कह रहे हैं कि आपके यहाँ 3-fold इंक्रीज आया है in the first 50 years since the Pakistan was established। तो वो जो ग्रोथ का कर्व है वो सोसाइटी के अंदर इसलिए नजर नहीं आता क्योंकि वो सोसाइटी तक स्पेंडिंग हो नहीं पा रही है उसकी। तो इसके अंदर आपकी, चाहे आपने बहुत ज्यादा तरक्की की इकोनॉमिकली, आपका जीएनपी इंप्रूव कर दिया है, आपका पीसीआई या पर कैपिटा इनकम या एवरेज इनकम इंप्रूव कर दिए लोगों की, लेकिन वो सोसाइटी के अंदर आपकी इसलिए नजर नहीं आ रहा, हंगर या पॉवर्टी या पुअर हेल्थ सेक्टर आपको इसलिए नजर आता है क्योंकि आपकी स्पेंडिंग ज्यादा जो है उसका फोकस सोसाइटी की या लोगों के वेलफेयर की इम्प्रूवमेंट नहीं है। अच्छा जी, पांचवा क्राइटेरिया क्या है? पांचवा क्राइटेरिया मेजर करने का जो है दैट इज द इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। इट इज सिग्निफिकेंट दैट देयर इज इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, अच्छा इक्विटेबल या इक्विटी का मतलब होता है मसावा, जिसे हम उर्दू में कहते हैं कि आपके पास जो है वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हो। इट मीन्स कि जो आपकी जितनी पॉपुलेशन है उसके पास इक्वल और फेयर एक्सेस हो, बराबर बराबरी के असूलों के दौर के ऊपर आप उनको सारे रिसोर्सेज को डिवाइड करें, इंक्लूडिंग एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। The growth in GNP may not reflect that who and how many benefit from the growth। अगर आपके यहाँ इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं होगी, अमीर अमीर होता जाएगा, गरीब गरीब होता जाएगा और मिडिल क्लास जो है वो काम करती चली जाएगी, तो उस केस के अंदर जो आपकी ग्रोथ है जीएनपी की, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो है, उसके अंदर ये कभी भी रिफ्लेक्ट नहीं होगा कि किसके पास कितना बेनिफिट जा रहा है या किसके पास कितना पैसा जा रहा है। इंटरेस्टिंग बात यह है
कि जब आप कहते हैं कि आपका जीएनपी जो है वो इंक्रीज कर रहा है या इम्प्रूव कर रहा है या आपका नंबर जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है और आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा डायनेमिकली या बहुत ज़्यादा क्या कहना चाहिए बहुत जल्दी जल्दी से आपकी जो है वो इकोनॉमी ग्रो कर रही है, लेकिन जब आप सोसाइटी की हालत देखते हैं तो वो उतनी ज़बू हाली का शिकार है या वो उतना ही सिचुएशन ख़राब है वहाँ पे। ये वहाँ पे होता है जहाँ पे इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं होती। यहाँ पे आपके प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स, आपके बिजनेसमैन, आपकी जो है वो सारे लोग जो बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, प्रॉपर्टी में इन्वॉल्व हैं, वो सारे एक मेजर चंक ले जाते हैं, ठीक है। ले भी जाते हैं और कंट्री को दे भी जाते हैं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के अंदर वो एडअप करते हैं। बट जो आपका निचला तबका है या आपकी जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है या पुअर क्लास है, वहां तक वो बेनिफिट्स नहीं पहुंचते, वहां तक वो ग्रोथ नहीं पहुंचती। तो दैट इज द रीजन वाई इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज के जो आपके रिसोर्सेज हैं या आपके जो मीन्स हैं वो सारी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो सोसाइटी के अंदर, ताकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हर तबके तक पहुंच सके। और जब आप उसको मेजर करें तो वो सिर्फ आपकी इकोनॉमी के अंदर ग्रोथ ना आ रही हो, वो आपकी सोसाइटी के अंदर ग्रोथ भी आ रही है, रिगार्डलेस ऑफ देयर कॉम्पोजिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और इम्पैक्ट। कि ग्रो आप किस तरह से करें, इकोनॉमी आपकी कैसे ग्रो करी। अ हाई ग्रोथ रेट सजेस्टेड सक्सेस, कि अगर आपका ग्रोथ रेट जो है इकोनॉमिक लेवल के ऊपर बढ़ रहा है, नंबर्स आपके इंक्रीज हो रहे हैं या ऊपर जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप सक्सेसफुल हैं एज अ स्टेट। The countries with different parameters priorities were considered to be poor achievers or failures. उस 50s और 60s के ज़माने में सिर्फ पाकिस्तान नहीं, ओवरऑल दुनिया के अंदर जो एक पैमाना था या एक जो क्राइटेरिया था ग्रोथ को मेजर करने का, वो यही था कि आपका जो नंबर है इकोनॉमिक लेवल के ऊपर वो इम्प्रूव करना चाहिए, उसको बढ़ना चाहिए। अगर वो बढ़ नहीं रहा तो कंसिडर किया जाता था कि जिन कंट्रीज का बढ़ नहीं रहा वहां पे जो है वो पुअर अचीवर्स है, वो अपना पोटेंशियल यूटिलाइज नहीं कर पाते। 70s के अंदर क्या हुआ कि ये जो क्राइटेरिया है वो रीडिस्ट्रीब्यूशन विद ग्रोथ एंड सोशल सेक्टर प्रोग्राम बिकेम इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया फॉर सक्सेस। उन्होंने कहा कि ग्रोथ और सोशल सेक्टर जो है उसके अंदर आपका कितना, आप किस तरह से रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, सोसाइटी के अंदर किस तरह से ग्रोथ हो रही है आपकी, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक सक्सेस हो गया कि वो स्टेट्स को उनको कामयाब कंसिडर किया जाने लगा जहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ भी थी और जहाँ पे सोसाइटल ग्रोथ भी थी, सोसाइटी भी उनकी इक्वली फ्लरिश कर रही थी, लिटरेसी रेट भी इंप्रूव कर रहा था, हेल्थ केयर एंड मेडिकल फैसिलिटीज भी अपनी आवाम को उसी तरह से प्रोवाइड कर रहे थे। वाइल इन द 1990s मॉडर्नाइजेशन, openness and involvement of private sector have emerged as an important factor in the growth। कि आप मॉडर्नाइज कितना कर रहे हैं, आपका प्राइवेट सेक्टर कितना इन्वॉल्व हो रहा है। अब आप देखें पाकिस्तान के अंदर भी ट्रेंड इसी तरह से रहा है। 50s 60s के अंदर सिर्फ नंबर्स इंक्रीज कर रहे थे, 70s के अंदर जो है रीडिस्ट्रीब्यूट हुआ, सोशल सेक्टर के ऊपर बहुत ज्यादा बात होने लगी, सोशल सेक्टर की इंप्रूवमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा बात होने लगी, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स डिफरेंट गवर्नमेंट्स ने एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इंट्रोड्यूस कराए जिससे सोसाइटी आपकी जो है ओवरऑल बेनिफिट करेगी। 90s के अंदर मॉडर्नाइजेशन आने लगी, प्राइवेटाइजेशन को बहुत ज्यादा जो है वो फरोग मिलने लग गया और 1970s तक की जो डेकेड है यहाँ पे अगर मॉडर्नाइजेशन नहीं थी या ओपननेस नहीं थी किसी भी सोसाइटी के अंदर या किसी भी स्टेट के अंदर, तो उसको कहा जाता था कि एज अ इकोनॉमी इट इज मूविंग टुवर्ड्स द फेलियर।